हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए हाजिर है नई क्लास के साथ। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दिए, लिंक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए है 69 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 81 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 88 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 72 किलोमीटर। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, आपके हिसाब से आंसर्स क्या होगा। तो देखिए मैं अगर आंसर्स बताऊं आपका, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए है 69 किलोमीटर। 69 किलोमीटर इसका आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए मैं अगर बता दूं कि इस पाइपलाइन का क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी आमेलखंज कहाँ जा रही है? मोतिहारी से लेकर आमेलगंज तक, ठीक है। मोतिहारी से लेकर आमलेखगंज में बोलूं, आमलेखगंज, ठीक है। मोतिहारी से लेकर आमलेखगंज तक जो पाइपलाइन है, ये दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। यह जो पेट्रोलियम की जो पाइपलाइन है, ये मोतिहारी बिहार से, मोतिहारी कहाँ आता है? बिहार से आमेलखंज, अगर हम बात करें आमलेखगंज, यानी नेपाल को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? नेपाल। आमेलगंज कहाँ पर है? नेपाल में। तो हमने पहली पेट्रोल की पाइपलाइन जो 69 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? मोतिहारी बिहार से आमेलखंज नेपाल तक। तो ये देश की पहली पाइपलाइन है जो देश के बाहर दक्षिण एशियाई देश की, अगर हम बात करें दक्षिण एशियाई देशों की पहली पाइपलाइन है जो हमारी सीमा से बाहर गई है। इस पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? 2 मिलियन मीट्रिक टन है। तो इस पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? 2 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2 मिलियन मीट्रिक टन इसकी क्या है? क्षमता है। तो आपको याद रखना है ये प्रति वर्ष में क्षमता है इसकी। कितनी लंबी है? 69 किलोमीटर है। मोतिहारी से आमलेखगंज तक ये जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से चीता प्रजाति की उप प्रजाति नहीं है। चीता प्रजाति की उप प्रजाति नहीं है। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता, ऑप्शन सेकंड है एशियाई चीता, ऑप्शन 3 है पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता, ऑप्शन डी है पश्चिमी अफ्रीकी चीता। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए कौन सा आंसर होगा आपके हिसाब से। चलिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पश्चिमी अफ्रीकी चीता कोई प्रजाति नहीं होती, पश्चिमी अफ्रीकी चीता की कोई प्रजाति नहीं होती, ठीक है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता होता है, यानी उत्तर पश्चिम अफ्रीकी चीता प्रजाति हो जाती है। देखिए दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता प्रजाति है, एशियाई चीता प्रजाति है, पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता प्रजाति है, और अगर हम बात करें कि उत्तर पश्चिम अफ्रीकी चीता प्रजाति भी है, लेकिन पश्चिम अफ्रीकी चीता की कोई प्रजाति नहीं है। ये आपको याद रखना है। देखिए चीता से रिलेटेड कुछ चीजें बताएं, आप सब लोग जानते हैं, इमेजेस आप सबने देखी हैं अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो चीता क्या है, ये अगर मैं बात करूँ कि एक जो अफ्रीका और मध्य ईरान में विचरण करने वाली एक बिल्ली की प्रजाति होती है। मोस्टली बिल्ली इसके पूर्वज रहे हैं, उनसे ये चीता प्रजाति जन्मी है। अगर इसकी दौड़ने की रफ्तार है वो सबसे तेज होती है, 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार होती है। तो चीता कितनी तेज दौड़ सकता है? तो 80 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चीता उप प्रजाति में सहारन चीता को नेक्स्ट तरीके से देखा गया है जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता में आता है। तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी चीता में जो चीता की एक स्पेशल प्रजाति है उसका नाम है सहारन चीता। कौन सा चीता? सहारन चीता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो सहारन मरुस्थल या सहारा मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सहारन चीता नाम पड़ा। इसलिए इसे उत्तर पश्चिम अफ्रीकी प्रजाति कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी चीता की कोई प्रजाति नहीं है। तो यहां पर ये आपको समझना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जहां देश की प्रथम ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई स्थापित है। वह शहर जहां देश की प्रथम ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई स्थापित है। ऑप्शन 1 है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि आपके हिसाब से आंसर्स क्या होगा। जल्दी जल्दी मुझे बताइए। देखिए मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेंगलुरु। ऑप्शन बी क्या नहीं है? बेंगलुरु।
तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, बेंगलुरु होगा। तो देखिए ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्रणाली, यानी हम जो भी वेस्ट मटेरियल लेते हैं, कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करके मॉडिफाई करने की प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसी है, केंद्र सरकार ने चालू की है बेंगलुरु में, कर्नाटका में। यह सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली देश की प्रथम ई अपशिष्ट इकाई है, ये आपको याद रखना है। देश की प्रथम ई अपशिष्ट इकाई कहां स्थापित की गई, क्वेश्चन ऐसे भी आता है तो भी आपको याद रखना है बेंगलुरु कर्नाटका में होगी। तो ये आपको याद रखना है। यह रिसाइकलिंग इकाई केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा क्या की गई है, स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो देख लीजिए। देखिए, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा खेल को एक औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा खेल को एक औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है। पहले भी मैं एक करंट अफेयर्स में आपको क्लियर करा चुका था, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में ही आ जाएंगी। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आप सबको पता ही होगा मोस्टली इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम ने अपने यहाँ जो खेल कूद जो होती है उसको क्या दिया है, औद्योगिक दर्जा प्रदान कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए, वो चीज़ें आप समझने हैं कि अगर हम बात करें कि राज्य सरकार ने कई सारे खेलों को औद्योगिक दर्जा में डाल दिया है, और इससे क्या होगा, खेलों में लोगों का निवेश आएगा, निवेश आए जैसे उसे रोजगार के नए अवसर उन्हें प्रदान होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस जो ये लीग इंडियन सुपर लीग भारत में शीर्ष फुटबॉल लीग है, और इस लीग में क्या होना है, फुटबॉल से संबंधित ज़्यादातर इन्होंने प्रायोरिटी दी है फुटबॉल को। तो इसमें जितने भी 150 खिलाड़ी जो है फुटबॉल लीग में, इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल से संबंधित है, इसमें 150 खिलाड़ी हैं। तो इसमें 150 खिलाड़ी जो हैं वो कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। और इन्होंने उन्हीं खिलाड़ियों को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए और खेल को औद्योगिक दर्जा देने के लिए ये परियोजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जहां आपदा राहत उपकर अधिरोपित किया गया है। तो देश का प्रथम राज्य जहां आपदा राहत उपकर अधिरोपित किया गया है, टैक्स लगाया है, तो कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है, पंजाब है, कौन सा है आपके हिसाब से, मुझे आंसर्स बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, यहाँ का जो आंसर्स होगा वो होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। केरल राज्य ने अभी आपदा में टैक्स लगाया है। अगर मैं बात करूं 1 जून 2019 से 2 वर्षों की अवधि के लिए केरल राज्य सरकार ने 596 से अधिक जीएसटी वाली 596 से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं पर 1% का अतिरिक्त कर अधिरोपित किया है। यानी अगर मैं बात करूं तो केरल राज्य ने कितनी वस्तुओं पर कर लगाया है, 596 वस्तुओं से अधिक पर, 596 से अधिक वस्तुओं पर कितने परसेंट का कर अधिक लगाया है, जीएसटी 1% अधिक कर लगाया है। किसके जरिए, जीएसटी के जरिए। तो आपको याद रखना है कि केरल राज्य सरकार ने ये अभी हाल ही में ये टैक्स लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है। तो डिब्रू सैखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करके बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, असम। अगर मैं बात करूं, सॉरी, इसमें ऑप्शन 1 है तो ऑप्शन ए क्या होगा, असम होगा। इसको आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए असम होगा। तो असम में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो चीजें देख लीजिए। तो देखें हम असम से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है वो सारी चीजें अभी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए असम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दक्षिण में स्थित एक डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है असम में, जो 19 देश के जैव विविध क्षेत्रों में या हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, अच्छा बनाया हुआ है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। हाल ही में असम द्वारा इंडियन ऑयल लिमिटेड को नेशनल पार्क में प्रमुख अन्वेषण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है। तो हाल ही में कई सारे जो नेशनल पार्क हैं उनको बनाया गया है, बढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूं कि भारत एकमात्र क्षेत्र है जो जंगली घोड़ों का समर्थन करता है, और अगर हम बात करें तो ये कौन सा पार्क है, तो असम सरकार द्वारा इंडियन ऑयल लिमिटेड नेशनल पार्क है जो जंगली घोड़ों को क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो अभी इंडियन ऑयल ने भी एक पार्क बनाया है जो भी कहाँ बना है, असम में। तो डिब्रू सैखोवा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणालियों को मुख्यतः भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणालियों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन 4 6। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, आपके हिसाब से क्या आंसर्स होगा। देखिए मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा 3, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा। देखिए 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य मौसम संबंधी टिप्पणियों और मौसम पूर्वानुमान करना है। यह क्या करती है? यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के सहयोग से संपादित किया जाता है। मौसम विभाग की चेतावनी को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूं ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं तो वो देख लीजिए। पहली है येलो अलर्ट, दूसरी है ऑरेंज अलर्ट और तीसरी है रेड अलर्ट। यानी येलो, ऑरेंज, ठीक है, और रेड। येलो, ऑरेंज और रेड 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। अगर हम बात करें कि आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है तो इंडियन मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? 1905 में शिमला में था, 1928 में इसे पुणे में स्थापित कर दिया गया है। ये आप इंडियन ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अभी अगर मैं बात करूं कि अभी जो हाल ही में तूफान आया था अम्फान, तो आपको इंपॉर्टेंट है, नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है अम्फान का, तो नाम सुन लीजिए थोड़ा सा कि अम्फान तूफान जो आया वो अभी हमारे जो यहाँ खाड़ी में आया था मोस्टली। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में प्रमुख रूप से, तो इस तूफान का जो नामकरण अम्फान दिया गया वो थाईलैंड द्वारा दिया गया था। ठीक है, अभी भारत में एक और चक्रवात आने वाला है तो आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, थोड़ा सा उससे भी करंट अफेयर्स क्लियर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जल प्राधिकरण जिसे अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन 4 गंगा। तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए ऑप्शंस आपके हिसाब से। ये मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले से, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा दामोदर नदी घाटी। ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित परियोजना है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, अगर हम बात करें कि 1948 में अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी प्राधिकरण के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। तो दामोदर नदी घाटी प्राधिकरण कब बना? 1948 में बना। किस पर बना? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। इसमें प्रमुख 5 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने बांध बनाए गए दामोदर नदी पर? 5 बांधों का निर्माण किया गया है इस परियोजना के तहत। अगर हम बात करें, दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है, आप जानते हैं ये झारखंड रांची के पठार से निकलती है और हुगली गंगा नदी की जो सहायक है हुगली नदी, उसमें ये मिल जाती है। ठीक है, तो जब आपको ये सब चीजें समझनी है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, तो आपको ध्यान में रखना है किस नदी पर आधारित है? दामोदर नदी पर। कब बनी? 1948 में। कितने बांध बने हैं? तो 5 बांधों का निर्माण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो आपको याद रखना है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो जल्दी जल्दी आंसर्स बताइए। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, जिसका नाम है केरल। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? केरल होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि तो केरल में जो विश्वविद्यालय है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट, ये 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको तो बस इतना ही याद रखना है। आज के हमारे सारे क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 9वां क्वेश्चन था, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो देखिए आप लोग, वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन 4 गुजरात। तो यहां पर अगर मैं आंसर्स को बात करूंगा तो यहां का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा राजस्थान, जो ऑप्शन है फर्स्ट। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। देखिए अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के किस राज्य में? जोधपुर राज्य में। अगर आपसे राज्य का नाम पूछा जाएगा तो कहां पर है? जोधपुर में। अगर हम बात करें कि ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 14,000 एकड़ में। 14,000 एकड़ में ये फैला है, इस लिहाज से ये विश्व का कैसा है? नंबर 1 है। अगर हम बात करें तो इससे यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट हैं। तो 18 बड़ी कंपनियों के कितने प्लांट हैं? 36 प्लांट हैं।
ठीक है। 18 बड़ी कंपनियों ने 36 प्लांट लगाए हैं और किसके प्लांट है? सौर प्लांट है। कौन से प्लांट है? सौर प्लांट। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वो चीजें देखिए। तो देखिए हम लोग यहाँ इस पार्क की कुल उत्पादन विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 300 मेगावाट। बिजली कितना उत्पादन करेगा? 300 मेगावाट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, बिजली उत्पादन कितना है? 300 मेगावाट करेगा, ठीक है। और इस अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया गया है, तो आपको ये याद रखना है, इससे पहले कर्नाटक का पावागढ़ सोलर प्लांट सबसे बड़ा सोलर पार्क था। तो इससे पहले कौन सा था? कर्नाटक का पावागढ़, ठीक है। सोलर प्लांट सबसे बड़ा था विश्व का, जिसकी उत्पादन क्षमता जो हम बात करें, जो कितने क्षेत्रों में फैला था? 13,000 एकड़ में फैला था, ठीक है। अब ये 14,000 एकड़ में, तो इसलिए राजस्थान नंबर 1 पे हो गया, पहले कर्नाटक था। तो विश्व में सबसे बड़े सोलर पार्क जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? भारत में हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। आई होप आपको आज की करंट की क्लास पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर जिन लोगों को कोई भी दिक्कत होती है टॉपिक से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, नमस्कार।